बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। ये दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, एयर पैसेजेस और लंग्स, और स्पेशल लंग्स में मौजूद स्ट्रक्चर है एल्वोलाई। अब एल्वोलाई ने ब्लड के साथ गैसेस का एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एल्वोलाई तक एयर पहुंची कैसे? वो कुछ रास्तों से गुजर कर आई है, कुछ पैसेज से गुजर कर आई है, उनका नाम है एयर पैसेजेस। इसमें नॉस्ट्रल्स हैं, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया है, ब्रंकाई, ब्रंकियोल और एल्व्यूलर डक्ट। अब इन सब में डिफरेंसेस क्या है और ये एयर पैसेजेस क्यों है, इनमें से एयर किस तरह से गुजरती है, तो लेट्स एक्सप्लेन। हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जी नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी सिंपल कौन सी कैविटी है? वो कैविटी जो हमारी नोज़ के अंदरूनी कैविटी है, विच इज़ प्रेजेंट विद इन आवर नोज़। हमारे नाक की अंदरूनी कैविटी का नाम है नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है, उसके साथ कनेक्टेड है सुराखों के ज़रिए, जिनको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये दो ओपनिंग्स होती हैं हमारी नेज़ल कैविटी की, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। इसी तरह नेज़ल कैविटी पीछे कनेक्टेड है फेरिंग्स के साथ, और यहाँ पे भी दो ओपनिंग्स होती हैं नेज़ल कैविटी की, जिनको इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। अब नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर होते हैं और म्यूकस होती है। ये हेयर और म्यूकस जो हैं, ये दोनों मिलकर बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। जैसे इन दोनों ने मिलकर एयर को फिल्टर भी करना होता है कि बाहर से जो एयर नाक में दाखिल हो रही है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई पैथोजेंस हैं, तो उनको हेयर ने और म्यूकस ने ट्रैप करना होता है। उसके अलावा इनका एक और बड़ा मेजर काम है, फिल्ट्रेशन के अलावा इन्होंने एयर को ह्यूमिड करना होता है। जो एयर बाहर से हमारी नेज़ल कैविटी में आती है, वहाँ पे आके उसमें थोड़े वाटर वेपर्स ऐड हो जाते हैं, वो पहले की निस्बत ह्यूमिड हो जाती है। और फिर तीसरा, चूँकि नेज़ल कैविटी में यहाँ पे ब्लड वेसल्स का भी नेटवर्क होता है, वहाँ से हीट भी एयर के अंदर एंटर होती है, तो हीट भी एंटर होने से वार्म अप भी हो जाती है। तो एयर को फ़िल्टर करना, ह्यूमिड करना, वार्म करना, उसके टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ करना, ये सारी ड्यूटी कौन सर अंजाम दे रही है? हमारी नेज़ल कैविटी सर अंजाम दे रही है। अब नेज़ल कैविटी के अंदर ही उसकी अपनी बोन्स की वजह से, प्रोजेक्शन की वजह से, ये 3 फर्दर पैसेज बन गए हुए हैं। नेज़ल कैविटी के अंदर ही फर्दर 3 रास्ते बन गए हुए हैं, ताकि एयर यहाँ से स्पीड के साथ फेरिंग्स की तरफ दाखिल हो। इनको सिंपल तौर पे हम क्या कह रहे हैं? बोनी प्रोजेक्शंस। ये 3 प्रोजेक्शंस हैं जी, बोनी और नेज़ल कैविटी के अंदर ही मौजूद है। अब यहाँ पे इनको बनाने का मकसद एक ही है कि ये पैसेज नैरो होंगे तो यहाँ से गुज़रते वक्त एयर की स्पीड में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद एयर एंटर हो जाती है फेरिंग्स, या जो हमारा थ्रॉट है, हमारा गला है, वहाँ पे दाखिल हो जाती है। और फेरिंग्स से आगे 2 पैसेज होते हैं। एक पैसेज वो है जो इसोफेगस है, जिसका कनेक्शन फिर स्टोमक के साथ है। तो इसोफेगस ये एयर के लिए पैसेज नहीं है, ये फूड के लिए पैसेज है। जो ओरल कैविटी में से फूड आएगी वो इसोफेगस में जाएगी। एयर के लिए पैसेज है ये एक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लेरेंक्स। दिस वन, ये जो अब मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है, ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर है और इसका नाम है जी लेरिंक्स। और इसकी स्ट्रक्चर मैंने क्या बताई? ये कार्टिलेज है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इट इज़ नॉट ए बोन।
तो ये कार्टिलेज है। और इस लेरिंग्स का ये ओपनिंग आपको नज़र आ रहा होगा, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। दिस इज ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स। और कहीं इसमें फूड ना एंटर हो जाए तो स्वेलिंग के दौरान इस ग्लॉटिस को बंद भी किया जाता है। यहाँ पे फिर एक फर्दर कार्टिलेज है जिसे आप एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं, एपिग्लॉटिस है ये। और ये जो ग्लॉटिस है ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए कि इसी ग्लॉटिस के अंदर टिश्यू मौजूद होता है, बैंड्स होते हैं, फाइबर्स बैंड होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि ये लेरिंग्स की ओपनिंग है ग्लॉटिस, तो इसके अंदर थिन एज्ड बारीक से 2 बैंड लगे होते हैं, ये ऐसे। These bands are known as vocal cord। तो ये वोकल कॉर्ड्स हैं। अब जब भी हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो ये जो 2 वोकल कॉर्ड हैं ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं। इनके वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स या इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है। फिर उस आवाज़ को अल्फाज की शक्ल देने में हमारी टंग, हमारे चीक्स, हमारे टीथ, हमारे लिप्स ये मिलकर काम करते हैं। तो फिर वो आवाज़ जो है अल्फाज की शक्ल अख्तियार करती है, साउंड बिकम स्पीच। तो अब वोकल कॉर्ड चूँकि लेरिंग्स के ग्लॉटिस में पड़े होते हैं, इसलिए लेरिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। अब यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो लेरिंग्स का साइज़ है ये मेल और फीमेल में वेरिएबल है। मेल में लेरिंग्स का साइज़ ज़्यादा होता है, इससे उनकी आवाज़ भी थोड़ी वज़नी होती है, साउंड पिच का फ़र्क पड़ता है। और फीमेल में लेरिंग्स का साइज़ निस्बतन छोटा होता है, इससे उनकी आवाज़ थोड़ी बारीक, थोड़ी पतली आवाज़ होती है। अब लेरिंग्स का साइज़ फर्दर डिपेंड करता है जी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे, चूँकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है उसकी, इस वजह से भी फिर लेरिंग्स का साइज़ काफ़ी लार्ज है। अब लेरिंग्स से नीचे फिर एक पाइप है, विंड पाइप, जो हमारी चेस्ट कैविटी तक आया हुआ है, इन आवर चेस्ट कैविटी। इस विंड पाइप को हम नाम देते हैं ट्रेकिया। इट इज़ नोन एज ट्रेकिया, दिस इज। और इस पे ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसके ऊपर ऐसे सी शेप्ड रिंग्स बनी होती हैं, कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। और इन कार्टिलेज रिंग्स का मकसद क्या होता है कि पाइप को कोलैप्स ना होने दिया जाए, ये श्रिंक ना हो, ये हर वक्त ओपन रहे। तो ये इसको हम नाम ही क्या देते हैं, सी कार्टिलेज। यानी ये पूरी रिंग नहीं होती, हाफ रिंग होती है। और पर्पज़ मैंने आपको पहले बता दिया कि कार्टिलेज की वजह से ये ट्रेकिया पाइप, विंड पाइप, ये थोड़ा ओपन ही रहता है, क्लोज नहीं होता, श्रिंक नहीं हो पाता, या इसकी कोलैप्सिंग नहीं होती है। उसके बाद ट्रेकिया के अंदर फर्दर क्या है, अगर आप ट्रेकिया का एक पोर्शन लेकर अलग से देखें तो एक ट्रेकिया में आपको क्या नज़र आएगा, ट्रेकिया की इनर सरफेस पे जो सेल्स होते हैं ये सिलिएटेड सेल होते हैं, इनके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, स्मॉल शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं सीलिया। और यहाँ पे अंदरूनी सतह पे म्यूकस भी मौजूद होती है। अब इनका काम भी डेफिनेटली क्या है कि जो नेज़ल कैविटी फेरिंग्स में से एयर ट्रेकिया में दाखिल हुई है, अगर स्टिल उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उनको ट्रैप किया जाए, ताकि फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, कोई पैथोजन हमारे लंग्स तक ना पहुँचे और हमारे लंग्स को डैमेज ना करे। तो ट्रेकिया की इनर सरफेस पे सीलिया भी है और अगेन म्यूकस भी मौजूद है।
अब चेस्ट कैविटी के अंदर ही रहते हुए ट्रेकिया की 2 ब्रांचेस बन जाती हैं, ये राइट एंड लेफ्ट। ये इन 2 ब्रांचेस को हम नाम देते हैं ब्रंकाई। तो एक को अगर आप लेबल कर रहे हैं तो सिंपल इसको आप ब्रोंकस का नाम दे दें, ब्रोंकस। अब ये ब्रंकाई जो है इनको भी कोलैप्स होने से बचाने के लिए इनके ऊपर भी रिंग्स होती हैं, लेकिन बाद में ये रिंग्स हटा के तो रिंग्स टूट जाती हैं, उसकी जगह ये छोटी छोटी प्लेट्स रह जाती हैं। ये जो मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर रहा हूँ ये समझे ब्रंकाई की जो वॉल है उसमें ये प्लेट्स बनी हुई हैं ये। और इन कार्टिलेज प्लेट्स का भी फंक्शन यही है कि ब्रंकाई कोलैप्स ना हो, ये ओपन रहे और इनमें से एयर गुजरती रहे। फाइनली ये दोनों साइड की ब्रंकाई अपने अपनी साइड के लंग्स में एंटर हो जाती हैं। ये एक लंग है और इधर ही सेकंड लंग ड्रॉ करते हैं हम। ये थोड़ा सा एक साइड से इन्वेजिनेटेड होगा। ये हमारे 2 लंग्स हैं और यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे मैंने डॉट लगाई यहाँ पे हमारा हार्ट मौजूद होता है। अब ये जो लंग्स हैं इनकी हिफाजत के लिए इनके इर्द गिर्द लेयर होती है दैट इज़ नोन एज प्लूरा, और वो डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन सैक होती है प्लूरा जिसको हम कहते हैं। वो मैं ड्रॉ करता हूँ, ज़रा देखिएगा। बिल्कुल प्लूरा जो है ना ये लंग्स के साथ साथ एक लेयर बिल्कुल लंग्स के साथ अटैच होती है। प्लूरा की एक मेम्ब्रेन बिल्कुल इसने लंग को कवर किया हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। ये जो ग्रीन कलर की लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज़ प्लूरा। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन प्लूरा अभी फ़िलहाल, और फिर इसकी जो डबल मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, वो थोड़े से गैप के साथ होती है। ये इधर से भी और इधर से भी। ये डबल मेम्ब्रेन सैक है जी, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इस डबल मेम्ब्रेन सैक को आप क्या नाम देते हैं? दैट इज़ नोन एज प्लूरा। तो प्लूरा डबल मेम्ब्रेन सैक है, 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल ये एक थैली है। इसका नाम आपने रख दिया जी प्लूरा। अब दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में आपको एक कैविटी भी नज़र आ रही है। इस कैविटी को हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी, दैट इज़ नोन एज प्लूरल कैविटी। और फर्दर इस प्लूरल कैविटी में ओवरऑल ये फ्लूइड फिल होता है, दैट इज़ नोन एज प्लूरल फ्लूइड। तो ये लंग्स को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ताकि बाहर से कोई चोट, कोई ट्रॉमा हो तो फिर लंग्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो सके। तो ये प्लूरल फ्लूइड है। इसको हम PF से मेंशन कर लेते हैं कि दिस इज़ प्लूरल फ्लूइड। उसके बाद फर्दर प्रोटेक्शन के लिए लंग्स के इर्द गिर्द रिब्स भी होती हैं। 12 रिब्स इस साइड पे हैं ये, और 12 रिब्स इस साइड पे होंगी इस लंग के इर्द गिर्द। लेकिन चलें हम इनको एक ही साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रिब केज बन जाता है और रिब्स के दरमियान में आपस में जोड़ने के लिए ये मैं जो ग्रीन फाइबर्स बना रहा हूँ ये मसल्स हैं जी। ये अब ये मसल कहलाएगा दैट इज़ इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल, और ये रिब्स हैं।
तो रिब्स हैं जी, और इनका काम भी क्या है, एक तो लंग्स की प्रोटेक्शन करना, और आगे जाके हम देखेंगे ये ब्रीथिंग में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद लंग्स के नीचे, चेस्ट कैविटी के नीचे यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डोम शेप मस्कुलर शीट है, दैट इज नोन एज डायाफ्राम। डायाफ्राम। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर रिब्स हैं, इस साइड पे भी रिब्स हैं, तो ये बन गई वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी, और नीचे डायाफ्राम है, ये बन गया फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। तो इस कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हैं, इसके अंदर हमारे लंग्स हैंग कर रहे हैं। अब ब्रंकाई लंग्स के अंदर एंटर हुए और ब्रंकाई मज़ीद स्मॉल स्ट्रक्चर्स बन गई। हम सिर्फ एक साइड पे ड्रा करेंगे, तो ये जब इनकी मोटाई, इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाता है, तो बेटे अब इनको हम ब्रंकाई नहीं कहेंगे, अब हम इनको नाम देंगे ब्रंकियोल्स। नाउ दीज आर नोन एज ब्रंकियोल्स। कि ब्रंकाई लंग्स के अंदर एंटर होकर फर्दर डिवाइड किए और इन्होंने मज़ीद स्मॉल डक्ट की शक्ल अख्तियार कर ली है। इनका नाम हमने अब क्या रख दिया, ब्रंकियोल्स। अब ये ब्रंकियोल मज़ीद डिवाइड करेंगे, इनकी मज़ीद ब्रांचेस बन जाएंगी। दिस वन, ये मज़ीद ब्रांचेस। अब ये जो मज़ीद बारीक ब्रांचेस बन गई हैं, इनका नाम अब हमने रख दिया है एल्वियोलर डक्ट। दीज आर नोन एज एल्वियोलर डक्ट। ये अब हर एल्वियोलर डक्ट जो है, इसके एंड पे माइक्रोस्कोपिक ऐसे सैक स्ट्रक्चर लगी हैं। दिस वन, ये इनको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई दरअसल मिलियन की तादाद में है, और यही लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। लंग्स एक्चुअली इन्हीं एल्वियोलाई स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं, और इन एल्वियोलाई के इर्द गिर्द फिर ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क भी है, रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो ये आपके सामने है, सारे एयर पैसेजेस भी हैं और किस तरह से ये एयर एल्वोलाई तक पहुंचती है। अब हम सिर्फ अगर एल्वोलाई को अलग करके ड्रा करें तो फिर सही मानों में अंदाज़ा होगा कि गैसेस एक्सचेंज में किस तरह से इन्वॉल्व है। अब सिर्फ हम एल्वोलाई की ही बात कर लेंगे कि एल्वोलाई की स्ट्रक्चर किस तरह की है। सिर्फ एल्वोलाई को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ये हम कहते हैं जी ब्रंकियोल है, ये फर्दर ब्रंकियोल्स हैं, ये एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट है, ये एल्वियोलर डक्ट है। अब हर एल्वियोलर डक्ट के ऊपर पे एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक बबल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज एल्वियोलस। दिस वन एल्वियोलस। ये तो ये ग्रेप्स के क्लस्टर की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है, और फिर इन एल्वोलाई के इर्द गिर्द ये नेटवर्क है जी, दैट इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब यहाँ पे ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क क्या शो कर रहा है कि यकीनन गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे ही कहीं पे होने वाला है। ये है ब्लड कैपिलरीज, ये देयर इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। और ये ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर हैं ये हमने ड्रा की हैं एल्वियोलाई।
तो एक को हम लेबल कर रहे हैं तो इसको एल्वियोलस कह देते हैं। ये अब अगर हम एक एल्वियोलस को ड्रा करें तो एक सिंगल एल्वियोलस ऐसी होती है, ये माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें ये, और इसकी अपनी वॉल ज़्यादा थिक नहीं है, मेड अप ऑफ 1 या 2 सेल थिक, तो इसकी अपनी एपिथेलियम है, दिस वन, इसे हम नाम देते हैं एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस। बहुत थिक लेयर नहीं है, सिंगल लेयर थिन लेयर है, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस। अब एल्वियोलस की इनर सरफेस पे भी म्यूकस लेयर होती है, गैसेस की एक्सचेंज में भी हेल्प करती है और ये प्रोटेक्शन भी कर रही है, दिस वन। अब जो एयर आपने इनहेल की है उसमें से ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, और एल्वियोलस के इर्द गिर्द ये ब्लड कैपिलरी है, बहुत सारी होंगी लेकिन ये सिर्फ हमने एक ब्लड कैपिलरी ड्रॉ की हुई है। अब इसमें से ब्लड गुजर है और ऑक्सीजन एल्वियोलस की वॉल को क्रॉस करके इस ब्लड में एंटर हो रही है, और ब्लड इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, और इसी ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये आ रही है एल्वियोलस में, एंड दिस इज़ द गैसेस एक्सचेंज। अब यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से इधर दाखिल हो रही है, और फिर ये एयर यहाँ से वापस तमाम पैसेज से होती हुई बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज चूँकि एल्वियोलस में जाके हो रही है, और एक्सचेंज का मतलब कि ब्लड के साथ एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम एल्वियोलाई को रेस्पिरेटरी सरफेस भी कहते हैं, कि जिस जगह से एक्चुअली ब्लड और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं उसको आप नाम दे रहे हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। पूरे लंग्स आपके रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, लंग्स जो है वो खुद किससे बने हुए हैं एल्वियोलाई के, तो एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है, इसलिए फिर हम इसको नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम।